बुधवार कार्यक्रम का आयोजन। और सिमडेगा में जारी राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज मेजबान झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र के साथ। खिलाड़ी दे रहे हैं अनेकता में एकता का संदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रुनेई में आयोजित 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आसियान की एकता भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने कोविड-19 की चुनौतियों का भी जिक्र किया। Your Majesty, Excellencies, नमस्कार। इस साल भी हम अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो तो नहीं ले पाए, किंतु वर्चुअल रूप में ही सही हमने आसियान इंडिया समिट की परंपरा को बरकरार रखा है। मैं हिज मैजेस्टी ब्रुनेई के सुल्तान का 2021 में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं। और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, वर्ष 2022 में
हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। मारियो द्राघी के निमंत्रण पर रोम में 30 से 31 अक्टूबर तक G20 शिखर सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन से अलग इटली के प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत आयोजित 26वें कॉप शिखर सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए ग्लासगो रवाना होंगे। COP26 शिखर सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन पिछले वर्ष आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष के लिए टाल दिया गया था। प्रधानमंत्री COP26 शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल शाम 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में आसियान देशों और पूर्वी एशियाई देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका और भारत ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रुनेई में आयोजित 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में आसियान देशों और पूर्वी एशियाई देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका और भारत ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख नेताओं के मंच के रूप में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के महत्व को उसकी पुष्टि करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए देशों को एक साथ लाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकों और चिकित्सा आपूर्ति के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत के द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने महामारी के बाद स्थिति में सुधार और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी चर्चा की। उन्होंने अर्थव्यवस्था व पारिस्थितिकी और जलवायु आधारित स्थायी जीवन शैली के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, UN क्लॉज, आतंकवाद, कोरियाई प्रायद्वीप और म्यांमार की स्थिति सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान केंद्रित हिंद प्रशांत क्षेत्र की पुष्टि करते हुए आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक AOIP और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बीच तालमेल पर प्रकाश डाला। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के नेताओं ने मानसिक स्वास्थ्य और पर्यटन और सतत रिकवरी के माध्यम से आर्थिक रिकवरी के 3 व्यक्तित्वों को अपनाया है, जिन्हें भारत द्वारा सह प्रायोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री और अन्य पूर्वी एशिया देशों के नेताओं के बीच विचारों का उपयोगी आदान प्रदान हुआ। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 4 करोड़ के पार हो गया है। और देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 104 करोड़ 4 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 49,09,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश की आजादी के अमृत महोत्सव और 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न राज्य भर में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के आदिवासी बहुल डुमरथर गांव में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुमका जिले के डुमरथर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के आदिवासी बच्चों ने देश में 1 अरब 4 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर और आजादी के
अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति के नारे लगाए और आजादी के शहीदों को नमन किया। आलेले रेंगे गया आलेले हर कान गया गोटा दिसम को मना दा तिहिन जहां दा अबुआ देश आजाद लेना ओना असर तो गया हले मना दा। अब अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम लोग बहुत से प्रोग्राम कर रहे हैं और गांव में भी हम लोग मनाए। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों और ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। ग्रामीण देश की इस उपलब्धि पर उत्साहित दिखे। गाँव के अभिभावक हैं, हम लोग देश आजाद हुआ है इसलिए हम लोग गाँव। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन पत्रलेख ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आजादी के 75वें साल के जश्न से सुदूरवर्ती गांव के लोगों को भी जोड़ना है। हम लोग देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। झारखंड प्रदेश के इस सुदूरवर्ती आदिवासी गांव में भी आज हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली है, जिसके हम अपने देश के वीर सपूतों को नमन करते हैं। डुमरथर वही गांव है जहां लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए मोहल्लों और घरों की दीवारों को ब्लैक बोर्ड में तब्दील कर दिया गया था, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मासिक कार्यक्रम की बात में की थी। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक मेगा टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू कर रही है। अभियान के तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर पात्र लोगों को टीके लगाएंगे। और पहली खुराक न लेने वाले लोगों का टीकाकरण करेंगे। देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने, इमरजेंसी कोविड पैकेज और स्वास्थ्य संबंधी दूसरे मुद्दों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान त्योहार के सीजन में कोविड के मामले बढ़ने पर उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों पर चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में 12 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री ने, जबकि बाकी राज्यों के संबंधित अधिकारियों ने शिरकत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जल्द ही घर घर जाकर टीकाकरण अभियान का आगाज किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 16,156 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 17,095 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में कोरोना के नए मामले अब नहीं आ रहे हैं। हालांकि राजधानी रांची में हर दिन कुछ संक्रमितों की पहचान हो रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में 16 नए संक्रमित पाए गए हैं और 50 उपचाराधीन संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में सक्रिय मामलों की संख्या अब 70 रह गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह के तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि रांची में इस बार कोई भव्य कार्यक्रम नहीं होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रोजेक्ट भवन सभागार में संक्षिप्त आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर नियुक्ति पत्र, जॉब कार्ड और राशन कार्ड का वितरण होगा। इसके अलावा दिन 16 नवंबर से पंचायत स्तर तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने सभी उप विकास आयुक्तों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। ग्रामीण विकास सचिव ने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्परतापूर्वक कार्य करें। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे हरी भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? तेरी भौजी को दर्द उठ गया है, दाई लाने जा रहा हूँ। दाई? कौन जमाने में जी रहे हो भाई? मुफ्त में ममता वाहन बुलाओ और भौजी को सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। हाँ हाँ, कहने में कहा जाता है, जिसको खर्च उठाना पड़ता है वो न समझता है। हरी भाई, सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है और वो भी 24 घंटे।
सच? हाँ हरी भाई, बिल्कुल सच। कोई खर्च ना इसमें होता, बढ़कर सुविधा जो कोई लेता। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी ना दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। कुछ भी क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर स्वागत है। इधर मनरेगा आयुक्त और पंचायती राज निदेशक राजवेश्वरी बी ने भी उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत शाखा के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा आयुक्त ने कहा कि सरकार गांव के विकास को लेकर पूरी तरह से सजग है। उन्होंने 15वें वित्त आयोग की राशि का सही उपयोग करने और गांव में मूलभूत सुविधाएं बहाल करने पर जोर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने किया। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल और बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक अतनु दास भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सोरेन ने कहा कि बैंकों को किसानों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तभी राज्य का विकास संभव हो सकेगा। इसीलिए सब चीज बड़ा बारीकी से अध्ययन करने का समय है, जरूरत भी है। इसीलिए आज देखो बैंकर समिति के से जो आयोजन किया गया वो अच्छा है कि सभी वर्ग एक बैंक से जुड़े। आज सरकार की बहुत प्रकार की योजना है, डायरेक्ट आप ऋण लेके अपना कुछ आगे बढ़िए, कहीं जो बहुत निम्न स्तर के हमारा परिवार। कार्यक्रम के दौरान 2000 से ज्यादा लाभुकों के लिए 64 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया। ऋण प्राप्त कर लाभुक बेहद खुश दिखे। रूपम बुटीक से मैं रूपम बुटीक की ऑनर बोल रही हूँ। मेरे बुटीक पे आपको लहंगा, गाउन, ब्लाउज, कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग होता है और मेरे अंडर में 6 से 7 जन स्टाफ हैं। उनकी सैलरी 7,000 से 8,000, 9,000 तक ये है। सबके ये के काम पे डिपेंड करता है और मेरी उनको देने के सैलरी के बाद मेरी अपनी पेड की प्रॉफिट से परचेसिंग भी। ये हमारे यहाँ के आरसीटी से ट्रेनर हैं, एक ट्रेनिंग लेकर के अपना व्यवसाय कर रहे हैं और इनका बैंक ऑफ इंडिया सोनावनी ब्रांच से बैंक फाइनेंस हुआ है। उसके बाद इनका बिजनेस चल रहा है। कितना लिए थे? इनका फाइनेंस लगभग 8 लाख हुआ है सैंक्शन एंड उस बेस पे इनका मशीन चल रहा है। इनका प्रोडक्शन होता है और ये रॉ अपना जो भी प्रोडक्शन है, कच्चा मटेरियल है, जो अगरबत्ती स्टिक निकलता है उसको ये सेल करते हैं। राज्य में शुरू हुई फूलो झानो योजना से हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं की जिंदगी में बदलाव दिखने लगा है। इस योजना के तहत महिलाएं बकरी पालन, बत्तख पालन और मुर्गी पालन सहित अन्य व्यवसायों से जुड़ रही हैं। बोकारो जिले के पिटरवार प्रखंड की अंजू देवी पहले गांव में ही हड़िया दारू बेचा करती थी, लेकिन अब वह सखी मंडल से जुड़कर किराना दुकान चलाती हैं। इसी तरह हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड की गुड़िया देवी ने गाय और बकरी पालन से अपनी जिंदगी संवारी है।
चतरा जिले के सुदूरवर्ती इलाके में चलंत कुपोषण चिकित्सा वाहन कुपोषित बच्चों को नई जिंदगी प्रदान कर रहा है। इसके जरिए कुपोषित बच्चों का न केवल मुफ्त इलाज किया जा रहा है, बल्कि उन्हें जरूरत के मुताबिक विटामिन युक्त भोजन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चतरा जिले में चलंत चिकित्सालय कुपोषित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। डाइटिशियन श्रीनाथ बताती हैं कि इसके माध्यम से कुपोषित बच्चों का उपचार तो किया ही जाता है, उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। कुपोषण अभियान के तहत पोषण वाहन है, ये सुदूरवर्ती इलाके में जाता है। वहाँ जाकर ये हमारा मेन टारगेट है कि 1 केजी तक वजन बढ़ाना है। वजन बढ़ाने के लिए हमारा जो 15 दिन का मील प्लान होता है, हर दिन अलग अलग खाना होता है। खिचड़ी है, दलिया है, एक स्वीट डिश होता है, एक हमारा सुपर लड्डू है और एक हम लोग फ्रूट्स देते हैं। डाइटिशियन श्रीनाथ यह भी कहती हैं कि चलंत कुपोषण उपचार वाहन के जरिए गांव-गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों को साफ सफाई और स्तनपान के प्रति जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें कई अन्य बीमारियों से बचने का रास्ता भी बताया जा रहा है। हमारी जो टीम है, हमारा यही काम है कि हम लोग घर तक ये उपचार घर घर जाके होता है कि हर बच्चों को घर से उठा के लाना, बच्चे को की साफ सफाई के बारे बताना, बच्चे को किस तरीके स्तनपान कराना है, किस तरह के बच्चों को रखना है, आप खुद को किस तरीके से रखना है ताकि बीमारी से दूर बचें। जिला फाउंडेशन ट्रस्ट और स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं और अब उनके भीतर आत्मविश्वास दिखाई देने लगा है। कुपोषण शिविर लगा हुआ है, दीदी लोग आई, वो बताई कि मतलब यहाँ के बच्चे लोग को सबसे पहले साफ सफाई में कैसे रखना है, उन्हें नहा धो के अच्छे कपड़े पहना कर। बहरहाल जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में कुपोषण को मात देने के लिए की गई इस पहल से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह पहल कुपोषण के बढ़ते ग्राफ में कमी लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा सचिवालय में आयोजित किए जाने वाले प्रथम छात्र संसद के चरणबद्ध कार्यक्रमों के तहत छात्रों के चयन के लिए कल ऑनलाइन साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं से ऑनलाइन प्रश्नोत्तर हुआ। इसमें से 24 छात्र छात्राओं का चयन अंतिम रूप से किया गया। ये अब 31 अक्टूबर को प्रथम झारखंड छात्र संसद में भाग लेंगे। सिमडेगा जिले में जारी राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में मेजबान झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा। इस प्रतियोगिता के दौरान केवल खेल गतिविधियों का नजारा ही नहीं दिख रहा, बल्कि 26 राज्यों से आई महिला खिलाड़ी अनेकता में एकता का संदेश भी दे रही हैं। सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के मैच संपन्न होने के बाद हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से बनाए गए अखड़ा में जब सभी खिलाड़ी इकट्ठा होती हैं, तो लघु भारत की झलक साफ दिखाई देने लगती है। गुजरात से आई हॉकी खिलाड़ी खत्री ममता त्रिलोचन और पूजा शर्मा कहती हैं कि इस आयोजन ने उन्हें देश भर की संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्रदान किया है। અહીંયા અમે ઝારખંડમાં આયા સિમડેગા ગામમાં, ત્યાં અમને બહુ જ મજા આવી, બહુ સારી રીતે ફેસિલિટી અહીંયા આપી શકે છે બધા, અને અહીંયા જમવાનું, ડાન્સ વાન્સ બધું બહુ સારું હતું। स्थानीय कलाकारों के अलावा दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी नृत्य गीत का भरपूर आनंद ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन से एक दूसरे की कला संस्कृति को जानने समझने का मौका मिलता है। तो झारखंड का एनवायरनमेंट हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी वो भी सारी अच्छी थी। सबसे मेन जो है गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आए खिलाड़ियों से बहुत मस्ती की, बहुत बातचीत की। कुल मिलाकर सिमडेगा में हर शाम आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम देश की एकता का सूत्रधार बन गया है, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट।
गिरिडीह जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं का आज जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश शामिल होंगे। श्री प्रकाश सम्मेलन के बाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य में खेल के विकास और खिलाड़ियों के उत्थान को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। उन्होंने खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए कई सुझाव दिए हैं और इस कार्य में जनप्रतिनिधियों को भागीदार बनाने का अनुरोध किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके तहत IFFI फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवाओं को अपनी रचना प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे पुराना फिल्म उत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आवेदक को 8 में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 2 लघु फिल्मों, ऑडियो फीचर और गैर फीचर में अपने कौशल का प्रदर्शन किया हो उन फिल्मों को भेजना है, जिसमें निर्देशन, संपादन, छायांकन, साउंड रिकॉर्डिंग, अभिनय, पार्श्व गायन, प्रोडक्शन डिजाइन, पटकथा लेखन ये श्रेणियां हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। भेजी गई वीडियो, ऑडियो या प्रतिनिधित्वात्मक कार्य की अवधि 5 मिनट से कम और क्रेडिट सहित 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिल्में अपनी मूल भाषा में हो सकती हैं, लेकिन अंग्रेजी में सबटाइटल होना चाहिए। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त फिल्में 1 अक्टूबर 2021 को 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर 2021 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार अपने भरे हुए और स्कैन किए हुए आवेदन india75.iffi@gmail.com पर भेज सकते हैं। इच्छुक आवेदक www.dff.gov.in और www.iffigoa.org वेबसाइट से आवेदन प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक आवेदन में अभ्यर्थी को कौशल को प्रमाणित करने के लिए फिल्म के लिंक दिए जाने जरूरी हैं। सरकार द्वारा अधिकृत पहचान पत्र और पते का प्रमाण, स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, अनुशंसा पत्र, 5 मिनट की शो रील देना जरूरी है। किसी भी जानकारी के लिए आवेदक india75.iffi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। चयन समिति में प्रख्यात फिल्म पेशेवर जूरी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। समिति सभी आवेदनों में से 150 आवेदकों का चयन करेगी और उसके बाद 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को चुना जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और उनके निर्णय के संबंध में कोई अपील या पत्राचार विचार नहीं किया जाएगा। चुने गए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को गोवा में आयोजित होने वाले 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में आमंत्रित किया जाएगा। चयनित आवेदकों को मास्टर क्लास, वार्तालाप सत्र और अन्य क्रियाकलापों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। देर शाम 5 दिन की विदेश यात्रा पर होंगे रवाना। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 4 करोड़ के पार। अब घर घर जाकर कोविड वैक्सीन लगाएगी सरकार। देश भर में जल्द हर घर दस्तक महाअभियान की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा। सादगी पूर्वक होगा कार्यक्रम। 16 नवंबर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। और सिमडेगा में जारी राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज मेजबान झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र के साथ। खिलाड़ी दे रहे हैं अनेकता में एकता का संदेश।